हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार वर्क को दोबारा से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में हम वर्क डन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपने एक बीकर कंसीडर कर लिया और इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है और ये आपने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब बाहर से आप एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करते हो। बाहर से आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया? पी एक्सटर्नल। ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम आप कंसिडर करोगे उसको आप या तो वी इनिशियल मान लो या फिर वी वन आपने कंसिडर कर लिया। जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा ये जो पिस्टन है ये नीचे आएगा और इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम एक और बीकर कंसिडर कर लेता हूँ मैं साइड में। और इसके अंदर जो गैस है अब इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी और पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल लग रहा था उसकी वजह से जो पिस्टन है वो थोड़ा नीचे आ गया। दोनों डायग्राम सही दिखाई दे रहे हैं, एक बार आराम से देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे ही बाहर से प्रेशर अप्लाई किया आपने इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो फाइनल वॉल्यूम है यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ वी फाइनल, वी एफ या फिर वी टू आप कंसिडर कर लेंगे। ठीक, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने कितना कंसिडर कर लिया? कैपिटल ए, जो कि दोनों केसेस में सेम रहने वाला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों केसेस में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। आप आराम से देख लीजिए, क्या यहाँ तक ठीक है? अब जो नॉर्मल, और यहाँ से एक और चीज़ कि यहाँ पर जो है ये यहाँ था और अब पिस्टन जो है वो यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर करी है पिस्टन ने वो आपने कितनी मान ली? एक्स मान ली। ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक? आराम से देख लीजिए। अच्छा, अब जो नॉर्मल वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। वर्क डन क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। दिखाई दे रहा होगा इधर का? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और प्रेशर और फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखें तो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? प्रेशर इनटू एरिया। क्या यहां तक ठीक है? तो यहां पे फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? प्रेशर, और प्रेशर आप बाहर से कितना लगा रहे हो? पी एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन ने कितनी मूवमेंट करी है? पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो इतने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है या x डिस्प्लेसमेंट है, तो इनटू में x हो जाएगा। ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होगा? अपना वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है एरिया इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप क्या लिख लोगे? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। ये आ गया अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल्स टू
P एक्सटर्नल डेल्टा V। आराम से देख लीजिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब अपने पास जो वर्क डन है बेटा वो दो केसेस में हम पढ़ते हैं, एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन, मतलब वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द गैस या ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार दोबारा सुन लो इसको, कि बिकर है अपने पास, उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, आइडियल गैस हम मान के चलते हैं, इसके अंदर आइडियल गैस फिल है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल करी है। सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यहाँ से निकाल लेंगे प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर अपने पास कितना है यहाँ पे, पी एक्सटर्नल इंटू में एरिया, और डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब दो प्रकार के वर्क डन होते हैं, एक है एक्सपेंशन वर्क और एक है कंप्रेशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क का मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो गैस के द्वारा किया जाएगा ना, वर्क डन बाय द गैस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंशन वर्क में क्या लिखूंगा, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा मतलब गैस खुद काम कर रही है, सिस्टम खुद काम कर रहा है। एक्सपेंशन वर्क को मैं कैसे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस या फिर बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और जो कंप्रेशन वर्क है, और जो कंप्रेशन वर्क है बेटा वो क्या रहने वाला अपने पास, कंप्रेशन वर्क मतलब ऊपर से पिस्टन को आप नीचे लेके आओगे तो जो गैस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो गैस के ऊपर काम हो रहा है या सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द गैस, या फिर क्या लिखोगे, और ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्या यहां तक ठीक है। जो एक्सपेंशन वर्क है वो नेगेटिव रहेगा, जो कंप्रेशन वर्क है वो पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, फॉर्मूला आपने हमेशा यही अप्लाई करना है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो अपने आप वर्क डन को पॉजिटिव या नेगेटिव बना देगी, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी करवाया, तो मैं एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल ले लूँ। पहले ये देख लो एक बार, यूनिट ऑफ हीट और वर्क। देखो हीट एनर्जी और वर्क दोनों की जो यूनिट्स हैं जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो, कौन कौन सी यूज़ करते हो, कैलोरी। जो कैलोरी है वो 4.18 जूल के बराबर होती है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल कंसिडर कर सकते हो। एक होती है लिटरेटियम जो 101.3 जूल होती है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 100 जूल ले लेंगे हम न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। और 1 लीटर एटीएम जो है 24.2 कैलोरी के बराबर होता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 24 कैलोरी ले लोगे। और 1 लीटर एटीएम ही 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, जिसको आप 10⁹ अर्ग ले लोगे। ये सारी ही लीटर एटीएम हो गया, जूल हो गया, अर्ग हो गया, ये सारी क्या है, कैलोरी हो गई। हीट और वर्क की कुछ यूनिट्स हैं, तो इनको आपने लर्न कर लेना है ताकि कन्वर्जन के अंदर आपको दिक्कत ना आएगी। यूनिट किस में न्यूमेरिकल पूछ रखा है, जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उसके हिसाब से, ठीक है। आगे चले, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन 1 मोल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट वर्क। देखो इसमें एक वर्ड तो ये लिख रखा है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आप कितना लेके चलते हो, जो प्रेशर है यहाँ पे पी एक्सटर्नल बेटा वो कितना हो जाएगा, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर। जो एक्सटर्नल प्रेशर है अपने पास वो आप कितना लेके चलोगे, 1 एटीएम लेके चलोगे। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। ऑलवेज आपने नेगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ऑटोमेटिक लास्ट में जाके जो है वो अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। एक्सपेंशन वर्क है मतलब गैस के द्वारा काम हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कंप्रेशन वर्क है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, माइनस पी एक्सटर्नल
डेल्टा वी को लिख देता हूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब V2 माइनस V1। तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ से आप चेंज निकाल लोगे, डेल्टा वी की वॉल्यूम कैसे, डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, देखो 1 मोल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई 5 लीटर। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, 5 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 4 लीटर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, P एक्सटर्नल की कितनी होगी माइनस ये 1 हो गया, V2 माइनस V1 पॉजिटिव आया है 4। ठीक है, और इसकी यूनिट देखना आप ध्यान से, एक्सटर्नल प्रेशर ATM के अंदर है, वॉल्यूम लीटर के अंदर है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी -4 लीटर ATM। अब मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन जूल के अंदर पूछ लेता कि भाई आंसर जो है वर्क डन का वो जूल के अंदर देना आपने, तो अभी आराम से इधर देखो, लीटर ATM को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेट निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो जूल के अंदर अगर निकालना है तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे -4 इंटू 100, और ये अब आंसर हो गया जूल में, मतलब -400 जूल आंसर हो जाएगा आपका। आराम से देख लीजिए, ठीक है आगे चले। इसके बाद है कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लोट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए हैं। तो पहला जो है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, आइसोथर्मल का मतलब द प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा हो, तो यहाँ से जो डेल्टा टी की वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, इफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स डेल्टा यू इज ऑल्सो 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको पुट करोगे तो क्या आएगा 0 इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। आराम से देख लीजिए, या इसको लिख दो कि Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। वर्क कैलकुलेशन भी सीखेंगे हम। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट इसके बाद क्या है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन प्रेशर जो है बेटा वो 0 होता है। तो इस प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, तो इस फॉर्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको अगर आप इसको लिखोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखोगे। इसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर जो है हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्यू और डब्ल्यू में से अगर एक चीज़ दे रखी है तो हम दूसरी आराम से निकाल सकते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, तो या तो 2 चीज़ें दी मिलेंगी, एक पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस दोज प्रोसेसेस इन विच चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हो, ठीक है। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखवाया है, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। क्या यहां तक ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही फॉर्मूला आप दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और अब डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो गया है 0 हो गया है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। और ये नॉर्मली कब होता है, ये नॉर्मली होता है रिजिड कंटेनर के अंदर। रिजिड कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज ना होती हो। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या, रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब है कि जिसकी जो वॉल्स है ना किसी भी कंटेनर की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद भी उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो वर्क डन जो है वो 0 आएगा और डेल्टा यू की वैल्यू क्यू के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अब 2 चीज़ें देखनी है आपने, इससे
W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू और डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू। इसका मतलब क्या है, आपने जो बाहर से हीट अप्लाई करी है वो सारी की सारी हीट वर्क करने में यूज हुई है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने जो बाहर से जितनी हीट दी है उसकी वजह से कंप्लीट जो हीट का यूज हुआ है वो कहाँ हुआ है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हुआ है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम होती है। देखो प्रोसेसेस भी एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे आपके। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, और एक और चीज लिखवाई थी, एंड लूप इज फॉर्म्ड, मतलब रिंग बननी चाहिए, साइकिल बननी चाहिए। उन प्रोसेसेस को आप साइक्लिक प्रोसेस कहते हो। और साइक्लिक प्रोसेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनके अंदर जो स्टेट फंक्शंस है बेटा वो क्या होते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्टेट फंक्शन जैसे डेल्टा U, डेल्टा H, एंथैल्पी भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डेल्टा G, डेल्टा S एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो स्टेट फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का अगर मैं फिर से मैथमेटिकल रिलेशन लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब डेल्टा U की वैल्यू जो कि एक स्टेट फंक्शन है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और W इज इक्वल्स टू माइनस Q। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा सा ही रिलेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी जो आइसोथर्मल प्रोसेस आपने देखा था, देखो W इज इक्वल्स टू माइनस Q, और साइक्लिक के अंदर भी W इज इक्वल्स टू माइनस Q। इसके बाद नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हीट का कोई चेंज नहीं होता, हीट चेंज जीरो होता है, मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर Q की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक। तो मैथमेटिकल रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैं फिर से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और यहाँ पे अगर मैं Q की वैल्यू जीरो लिख देता हूँ तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू W के बराबर आ जाएगा। और इस W को अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो इस W को मैं लिखूंगा W एडियाबैटिक। ठीक है, W एडियाबैटिक। क्या यहाँ तक ठीक है, आराम से देख लीजिए। आराम से देख लीजिए। ठीक, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें और क्या आती हैं, वर्क डन है बेटा, वर्क, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क W, W क्या होता है, W होता है पाथ फंक्शन। ये कंप्लीट जो पाथ फॉलो होता है प्रोसेस के दौरान उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्क। लेकिन यहाँ पे जो W एडियाबैटिक अपने पास आया है, मतलब कि वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा, देखो W एडियाबैटिक किसके बराबर आया है, यह है डेल्टा U के बराबर। और डेल्टा U क्या है, डेल्टा U तो स्टेट फंक्शन है, यहाँ पे बताया मैंने, डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। तो W एडियाबैटिक जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। W एडियाबैटिक स्टेट फंक्शन होता है। सेम इसी तरीके से पीछे एक चीज रह गई, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसके अंदर जो डेल्टा U की वैल्यू है वो Q के बराबर आई थी। तो इसको स्पेसिफिकली अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये अपने पास हो जाएगी डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV। क्या हो जाएगी, QV। अब जो V जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये काम हो रहा है रिजिड कंटेनर के अंदर, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV हो गया। तो यहां से भी मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, क्या, जो हीट है, हीट, हीट क्या होती है अपने पास, क्यू, क्यू जो है वो एक पाथ फंक्शन है। क्यू क्या है बेटा, एक पाथ फंक्शन है, हीट। लेकिन जो QV है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके बराबर आया, डेल्टा U के बराबर आया। डेल्टा U क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो QV क्या हो जाएगा बेटा, एक
स्टेट फंक्शन हो जाएगा। डेल्टा यू क्यू वी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। तो ये हो गया अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस तक। इसके बाद हम वर्क कैलकुलेशन पढ़ने वाले। वर्क कैलकुलेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर दो कैटेगरी में डिवाइड रहेगा। केस फर्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे और केस सेकंड हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। क्या यहाँ तक ठीक है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो यहीं से शुरू करेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, और इसी को हम फिर आगे एक्सपेंड कर देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना हमने उसके बाद से। ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे देखिए, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को मैं V2 माइनस V1 लिख लूं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, इधर सोल्व कर देता हूं। PV इज इक्वल्स टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आप वॉल्यूम की वैल्यू निकालिए। वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू NRT डिवाइडेड बाई, ये P नीचे आ जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक, आराम से देख लीजिए, क्या यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर दो कंडीशंस के ऊपर निकालनी है आपने, एक V1 निकालनी है, एक V2 निकालनी है, तो देखो जो आइडियल गैस है उसके जो मोल्स हैं N वो फिक्स रहेगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रखा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो क्या रहने वाला है, 0। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N, गैस कांस्टेंट R और T टेम्परेचर, ये तीनों कांस्टेंट रहने वाले। अगर कोई चीज़ वेरी कर रही है तो कौन सी कर रही है, वॉल्यूम और प्रेशर। तो अगर मैं V1 निकालना चाहूँ, V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NRT तो कांस्टेंट रहने वाला है डिवाइडेड बाई P1, एंड अगर मैं V2 निकालना चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा, NRT डिवाइडेड बाई P2। ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू आ गई, उनको हम यहां पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 की वैल्यू कितनी आई है भाई, NRT डिवाइडेड बाई P2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आई है, NRT डिवाइडेड बाई P1। और ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया अपने पास फाइनल। आराम से देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको P एक्सटर्नल, P1 और P2, यहाँ पे 3 प्रेशर है टोटल। कुछ केसेस के अंदर आपको तीनों प्रेशर दिए मिलेंगे। P1 भी इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनल प्रेशर P2 इतना था, और बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई कर रखा है वो P एक्सटर्नल हो गया। अगर किसी केस में ऐसा हो कि P एक्सटर्नल नहीं दे रखा हो तो हमने फाइनल प्रेशर जो P2 है उसी को ही P एक्सटर्नल मान लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, क्या, if P external is given then okay, तो ये सही है, P external दे रखा है तो अच्छी बात है। और अगर नहीं दे रखा, if P external is not given then P2 is equals to P external। एक बार इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अगर P एक्सटर्नल दे रखा है तो ठीक है, और अगर P एक्सटर्नल नहीं दे रखा तो आप P2 को ही P एक्सटर्नल मान लोगे। क्या यहाँ तक ठीक है? क्या हम आगे बढ़े? तो ये अपना आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में लॉगरिथम का थोड़ा यूज होगा, इंटीग्रेशन का। देखिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन का फॉर्मूला हम यहीं से पढ़ेंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब यहां पर क्या है, यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, ये क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल, ध्यान से देख लीजिए। P external is approximately equals to P internal।
देखिए मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पे कोई आइडियल गैस है और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, और मैंने क्या कैसे सिखाया था, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप कोई पाउडर गिरा रहे हो, रेत गिरा रहे हो, धीरे 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 धीरे, तो ये पिस्टन बहुत धीरे 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 नीचे आएगा। ठीक है, बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल, और जो गैस बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी वो क्या हो जाएगा, पी इंटरनल। बिल्कुल आराम से सुनना। अब यहाँ पे जैसे ही आपने कोई पाउडर डाला तो ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर हो जाएंगे, तो अब ये मूव नहीं करेगा। फिर थोड़ा सा पाउडर डालोगे आप, थोड़ा सा नीचे आएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप बहुत ही थोड़ा प्रेशर बाहर से बढ़ा रहे हो, मतलब बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। अगर पिस्टन धीरे धीरे नीचे मूव कर रहा है, मतलब थोड़ा सा पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बराबर होते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पी एक्सटर्नल की जगह पे पी इंटरनल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल डेल्टा V। क्या यहाँ तक ठीक है? ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, वॉल्यूम चेंज। तो जो कैपिटल डेल्टा है या बड़े चेंज के लिए यूज करते हो, और स्मॉल डी जो मैं लिखता हूँ, स्मॉल डी, वो किसके लिए यूज करते हैं हम, स्मॉल चेंज के लिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं कि इसको मैं चेंज इन वॉल्यूम को dv से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो डेल्टा और d दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को। डेल्टा नॉर्मली यूज किया जाता है लार्ज चेंज के लिए और d यूज किया जाता है स्मॉल चेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हम स्मॉल d यूज कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब P इंटरनल क्या है, ये तो गैस का प्रेशर है, और गैस के ऊपर कौन सी गैस है, यहाँ पे आइडियल गैस है। यहाँ पे कौन सी गैस ले रखी है आपने, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के ऊपर आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ से। आइडियल गैस के ऊपर आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। जो P इंटरनल है इसको मैं लिख रहा हूँ P इंटरनल, PV इज इक्वल्स टू NRT। इंटरनल ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, इंटरनल का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि गैस का प्रेशर है। तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं P इंटरनल की वैल्यू निकालूंगा तो P इंटरनल क्या आ जाएगा, NRT डिवाइडेड बाई V। आराम से देख लीजिए, NRT डिवाइडेड बाई V। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए इसको भी थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V था। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर होते हैं, तो P एक्सटर्नल की जगह P इंटरनल लिख दिया। P इंटरनल तो गैस का प्रेशर है, तो गैस के ऊपर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, तो PV इज इक्वल्स टू NRT हो गया। तो P इंटरनल की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, NRT बाई V। और इसको अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस NRT डिवाइडेड बाई V dV। ठीक है, अब टोटल वर्क डन अगर आपने निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम। तो W की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। वॉल्यूम वेरिएबल है यहाँ पे, तो कहाँ से कहाँ, V1 से V2 माइनस NRT डिवाइडेड बाई V dV। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, N, R और T। तो W इज इक्वल्स टू माइनस NRT इंटीग्रेशन V1 से V2 1 बाई V dV। और 1 बाई V का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, ln(x), नेचुरल लॉग। मैंने कहा था थोड़ा सा लॉग का यूज होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये ln V। और यहाँ पे हम लिमिट लिख देंगे इनकी V1 से V2 तक। लिमिट पुट कैसे की जाती हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे लिमिट पुट की जाती हैं। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, माइनस NRT ln V2 माइनस ln V1। देख लीजिए आराम से,
ठीक है, उस डायग्राम का तो कोई काम है नहीं, उसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b को आप क्या लिख सकते हो, log a बाई b। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है यहाँ तक। और नेचुरल log को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, w इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी log v2 बाई v1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला आपका वर्क कैलकुलेशन के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान यूज होता है, 2.303 nRT log V2 बाई V1। V2 बाई V1 की जगह पे अगर प्रेशर वर्ड यूज करना चाह रहे हो आप, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रेशर दे देते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है ध्यान से देखना। मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके समझा रहा हूं आपको। PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब यहां पे क्या है, N, R और T तीनों चीजें क्या होती है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो N तो वैसे ही कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट आई और T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर आपने स्टेट, पहली कंडीशन क्या थी, P1 V1 थी, और दूसरी स्टेट क्या है, P2 V2 है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं रहेगा, P1 V1 भी nRT के बराबर मिलेगा और P2 V2 भी nRT के बराबर मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज का आप यूज कर सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालते हो किसका, V2 बाई V1 का, इस V1 को उधर भेज दो तो V2 बाई V1 किसके बराबर हो जाएगा, P1 बाई P2। तो इसी रिलेशन को अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो प्रेशर की टर्म में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 है, क्या हो जाएगा, P1 बाई P2, P1 बाई P2। तो अगर वॉल्यूम की टर्म में यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर प्रेशर की टर्म में यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आराम से देख लीजिए। ठीक है, यहां तक आगे चले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे इसके अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस वाला, क्योंकि इसी में थोड़ी सी कैलकुलेशन है अगर डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। आइसोबैरिक मतलब डेल्टा पी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं, जो वर्क डन का फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे हम। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, और डेल्टा वी की जगह पे आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या V2 माइनस V1 लिख सकते हो। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस अगर कहीं पे आ रहा है तो जिस हिसाब से आपने वर्क डन का फॉर्मूला जो सीखा है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ऑलवेज माइनस साइन के साथ अप्लाई करना है, क्योंकि वॉल्यूम का जो चेंज है वो ऑटोमेटिक वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कंप्रेशन को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दे दिया आपको और कुछ कंडीशंस दे दी, कोई आइडियल गैस है उसके इतने मोल हैं, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, वर्क डन आइसोकोरिक में 0 के बराबर होता है। वर्क डन होता ही नहीं है आइसोकोरिक में, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको आप, भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0, यही तो है। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। चाहे आपको एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो, कितना भी दे रखा हो, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो वॉल्यूम चेंज 0, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, 0। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई।
साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपको ग्राफ दिया जाता है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और फिर उसके बाद आपको वर्क कैलकुलेशन पूछते हैं। बिल्कुल आराम से सीखेंगे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे 2 ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, सेम इसमें इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। साइक्लिक प्रोसेस है तो लूप तो बनेगा, रिंग बनेगी, साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और अगर कंडीशन लिखना चाह रहे हो आप तो कंडीशंस भी नोट कर लीजिए कि ये ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से वापस ए पे आ गया। दिखाई दे रहा है सही, ठीक है। और जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसमें जो कर्व आपको दे रखा है, इसमें कितना एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये वाला, ये एरिया एनक्लोज हो रहा है, इसके बराबर होता है वर्क डन, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड बाय प्रेशर वॉल्यूम कर्व। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बन रहा था, ये वाला, ये जो लूप बना रखा है यहाँ पे, इसका कितना एरिया है वही वर्क डन के बराबर होगा। तो अगर मैं इसकी साइड ए मान लेता हूं और ये वाली साइड में इसकी बी मान लेता हूं, तो आप खुद बताओ यहां पे वर्क डन किसके बराबर होगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर होता तो ए इंटू ए हो जाता, रेक्टेंगल है तो ए इंटू बी हो जाएगा। तो यहां से जो वर्क आएगा वो बेटा किसके बराबर आएगा, वो ए बी के बराबर आएगा, ए इंटू बी, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप, सेम चीज यहां पे करेंगे कि मान लीजिए ये ए है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से ए पे गया वापस, ठीक है। और जो एरिया एनक्लोज है यहाँ पे वो कितना हो गया, ये वाला एरिया एनक्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो साइड है अपनी, ये कितनी मान लिया आपने ए, और ये वाली जो साइड है ये कितनी मान लिया आपने बी। आराम से देख लीजिए, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर भी अगर मैं वर्क डन लिखूँ, यहाँ पर भी अगर वर्क डन लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, वर्क इज इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज बाई प्रेशर वॉल्यूम कर्व ए इंटू बी। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ध्यान से सुनना। साइन का डिफरेंस है, बाई कन्वेंशन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा लूप, उसका वर्क डन नेगेटिव होता है। क्या लिख रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं, क्लॉकवाइज नेगेटिव वर्क और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वर्क। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम ऐसे वर्क डन निकालते हैं। एरिया एनक्लोज जो है, जो भी आपको फिगर मिलेगी ना, उसका एरिया निकालना आपको आता होगा। मान लो ट्राइंगल हो गया तो उसकी भी साइड वगैरह आपको मिल जाएंगी, रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, ठीक है। या कोई भी लूप जो बनेगा उसकी कंडीशंस आपको मिलेंगी कि आप आराम से एरिया निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स में पढ़े हो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एरिया कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड करना है बस, तो ए इंटू बी आप कर दोगे। बस इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि सर साइन कैसा आएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वर्क डन आप निकालोगे वो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा माइनस ए बी के बराबर, ठीक है यहाँ तक। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लूप घूम रहा है अपना, तो वहां पर जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क इज इक्वल्स टू प्लस ए बी। आराम से देख लीजिए, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस का हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वर्क जो है वो नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो वर्क है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या हम आगे बढ़े, चलिए
इसके बाद नेक्स्ट है ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर को कैसे कंसीडर करना है देखिए, यहां पे आप एक बीकर कंसीडर कर लेंगे, ये अपने पास बीकर हो गया और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब की बार यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कोई सॉल्यूशन मिक्सर दे रखे हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो यहाँ पे कुछ वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, गैस प्रेजेंट है, वेपर्स बन रहे हैं। तो ये जो वेपर्स है ये बाहर निकलेंगे तो कुछ प्रेशर लगाएंगे, और बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आप कितना लेके चलते हो, 1 atm। तो ओपन कंटेनर का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, वो कुछ ऐसा होता है कि ये बीकर है, इसके अंदर यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन चलने लग रही है, यहाँ पे कुछ वेपर्स बने, ये वेपर्स अगर बाहर जाएंगे तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, मतलब बाहर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वेपर्स जो है ये कुछ प्रेशर लगाएंगे, तो इस प्रेशर की वजह से कितना वर्क हो रहा है आपको वो निकालना है। मतलब यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो 1 atm हो जाएगा। P एक्सटर्नल जो है वो कितना है बेटा, 1 atm है, और इसके अगेंस्ट कुछ वर्क हो रहा है, ठीक। तो फॉर्मूला आपने वही अप्लाई करना है, क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और वॉल्यूम भी तो चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम चेंज क्यों होगी, देखो ये जो सिस्टम था, अगर वेपर्स निकल गए तो इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम चेंज भी हो रहा है अपने पास। यहां पर अब मेरे को बताओ P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल जो है वो यहां पे अपने पास 1 atm है। ये फिक्स रहेगा बेटा, इसके अंदर फिक्स क्यों रहेगा, क्योंकि ओपन कंटेनर में आप करवा रहे हो, ओपन कंटेनर है तो बाहर का जो प्रेशर हो तो फिक्स हो गया 1 atm। 1 atm अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो W की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V। और यहाँ पे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है जो कि आप बहुत बार यूज करोगे। कौन से वाला, ध्यान से देखना, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। प्रेशर में कोई चेंज हो नहीं रहा, या P एक्सटर्नल जो है वो 1 atm है, तो मैं यहाँ से कुछ लिखना चाह रहा हूँ, P डेल्टा V। अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो यहाँ से कौन सी चीज चेंज होगी, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना, और आप जहाँ पे ये प्रोसेस करवा रहे हो वहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस में चेंज होगा। क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से जो वेपर बने, मान लीजिए कोई गैस रिलीज हो रही है उसके अंदर, जैसे जिंक, यहाँ पे ऐसे मान लो जिंक प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन ले रखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये रिएक्शन तो पढ़ रखी है आपने, ZnSO4 प्लस H2 बनेगी, ठीक। अब जिंक यूज हो गया, मतलब जिंक के मोल्स कम हो रहे हैं, H2SO4 यूज हो रहा है, उसके मोल कम हो रहे हैं, बनने किसके लग रहे हैं मोल, ZnSO4 के, और H2 गैस रिलीज होकर बाहर जा रही है, मतलब H2 के मोल्स भी क्या हो रहे हैं, इधर बनने लग रहे हैं, ऊपर की साइड जाके बन रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं उधर वेपर फेज के अंदर। मतलब मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम चेंज की वजह से यहाँ पर अगर कोई चीज चेंज हो रही है, इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो इस साइड क्या चीज चेंज हो रही है, R और T तो चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज हो रहा है, N चेंज हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, डेल्टा NGRT, और प्रेशर P एक्सटर्नल यहाँ पे 1 है तो इसको मैं 1 पुट कर दूंगा, तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा NGRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT, ये रिलेशन यूज होगा, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT, आराम से देख लीजिए, ठीक है। और जो डेल्टा NG मैंने लिखा है उसके बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ स्पेशली, ठीक है ना, स्पेशली ध्यान से सुनना, डेल्टा NG इज इक्वल टू
number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे निकलेगा। आराम से देख लीजिए। डेल्टा एनजी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ध्यान रखनी है ये बात, डेल्टा एनजी जो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने गैस के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये स्पेशली जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट इस प्रोसेस में आया ना ओपन कंटेनर में, वो किसकी वजह से आया है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से गैस रिलीज हुई, कोई उस गैस की वजह से बाहर प्रेशर लगा, उसकी वजह से हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट। समझ आ रही है बात की नहीं यार? तो डेल्टा एनजी अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो कैसे सोल्व करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर कोई प्रोडक्ट सॉलिड है या लिक्विड है तो उसके लिए आप डेल्टा एनजी सोल्व नहीं करेंगे या उसके नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कौन से मोल्स को कंसीडर करना है, गैसियस वाले। क्या यहां तक ठीक है? आराम से देख लीजिए, आगे बढ़े। इसके बाद लास्ट है वर्क कैलकुलेशन में केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के लिए आपको कैसे सोल्व करोगे कि वर्क डन, इसमें देखो एक तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर रहेगा तो वो यही रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पर इसमें आपसे क्या पूछते हैं, इसके अंदर आपसे वर्क की कैलकुलेशन नहीं पूछता कोई भी कि भाई एग्जैक्ट डाटा वर्क कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वर्क पूछा जाता है वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आराम से। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। यहाँ से वो बात भी क्लियर हो जाएगी आपकी कि माइनस वाला जो फॉर्मूला है वही कैसे दोनों केसेस में, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना, डेल्टा V अगर पॉजिटिव है इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 है। क्या आपको ये बात समझ आती है? डेल्टा V अगर पॉजिटिव है मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तभी तो पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा V अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन जो है वो 100% नेगेटिव रहेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? देख लीजिए आराम से। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि डेल्टा V अगर पॉजिटिव है तो W जो है वो नेगेटिव रहेगा। और दूसरा केस यहाँ पे क्या बनता है कि अगर डेल्टा V बेटा नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव कब आएगा, जब V2 कम होगा और V1 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब V2 इज लेस देन V1। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई, या यहाँ पे देख लो डेल्टा V नेगेटिव आए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव आ जाएगा। आराम से देख लीजिए। और यहाँ पे अगर आइडियल गैस के लिए या किसी भी गैस के लिए आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन लिखना चाह रहे हो तो मैं ये दो वर्ड भी लिख दूंगा यहाँ पे। अगर V2 बड़ा है मतलब फाइनल वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सपेंड कर रही है मतलब V2 ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर जो पहला केस है वो किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए हो रहा है। और जो दूसरा केस है V2 कम है मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है, तो आपने पिस्टन को धीरे 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 क्या कर दिया, नीचे कर दिया, तो गैस की वॉल्यूम क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो जो नीचे वाला ये जो केस लिखा है सेकंड, ये किसके लिए हो रहा है, कंप्रेशन के लिए। ये किसके लिए हो रहा है, कंप्रेशन के लिए। आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब जो फिजिकल स्टेट यहाँ पे दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल स्टेट दे रखी है वहीं से हमारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे। जो वर्क डन है वो पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगा। देखो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन था, यहाँ पर भी एक्वस था, ये आयन थी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये भी एक्वस में था, और ये क्या बन गया, सॉलिड। तो नॉर्मली जो सॉलिड बनेगा उसकी वॉल्यूम क्या होती है, कम होती है, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है अपने पास, कम हो रही है। तो इस पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, V2 इज लेस देन V1। क्या आपको ये बात समझ आई? और V2 लेस देन V1 है बेटा, तो उधर मैंने पहले लिख दिया था जो डेल्टा V है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा V अगर नेगेटिव हो गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? और वर्क डन पॉजिटिव हुआ
इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं। NH4 सॉलिड था और उधर क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है, अब अगर गैस बन रहा है तो जो फाइनल वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, सेकंड के क्वेश्चन के अंदर V2 फाइनल वॉल्यूम, V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर V2 V1 से ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उधर देख लीजिए आप, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो डेल्टा V क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा V पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होने वाला है यहाँ पे, नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। क्या यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, NH3 गैस से N2 गैस बन रहा है और 3H2 गैस भी बन रहा है। क्या बात है, यहाँ पे तो सारे गैस ही बन रहे हैं। अब गैस से गैस की वॉल्यूम तो आप कंपेयर करवा नहीं पाओगे ऐसे, तो यहाँ पर अब जो अभी रिलेशन पढ़ाया था वो काम आएगा, डेल्टा NG वाला। ध्यान से देखना, आ जाओ इधर। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT हो रहा है। तो अगर R और T तो कांस्टेंट हो गए अपने पास, अपने को ये देखना है डेल्टा NG अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा V भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, ध्यान से एक बार इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा से, आराम से देखो। डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG को मैंने अच्छे से बताया आपको कि गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट करना है, और अगर डेल्टा NG अपने पास पॉजिटिव आ गया, ये दोनों तो चीज़ें वैसे ही पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा V जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा V पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, V2 इज ग्रेटर देन V1। समझ आई ये बात? ठीक है, क्या कहा मैंने, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT है। तो डेल्टा V अगर, डेल्टा NG अगर पॉजिटिव है तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा V पॉजिटिव तो V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, चलो देखो तो अब इधर दो NH3 गैस, एक N2 गैस और एक 3H2 गैस। तो यहाँ पर आप मेरे को डेल्टा NG की वैल्यू कैलकुलेट करके ही बता दो, डेल्टा NG कितना आ रहा है यहाँ पे। डेल्टा NG इज इक्वल टू क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कौन कौन है, एक मोल इसका हो गया, कुछ नहीं लिख रखा तो 1 और 3 मोल इसके हो गए, तो कितने हो गए, 3 और 1 4, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, और 2 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ना, 2 तो पॉजिटिव है यहाँ पे। तो डेल्टा NG अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा V भी क्या हो गया, डेल्टा V भी पॉजिटिव हो गया। डेल्टा V पॉजिटिव कब होता है, जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अगर डेल्टा V पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस पे तो स्टार लगा रखे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखना। इसमें गलती ये होती है कि यहाँ पर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि लिक्विड की वॉल्यूम ज़्यादा होगी और सॉलिड की वॉल्यूम कम होगी। पर आप देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे कौन रखे हैं, H2O। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना रहे हो, और H2O सॉलिड का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, ये है आइस, और H2O लिक्विड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है लिक्विड वाटर। और बचपन से आपको पढ़ाया जाता है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। आइस की डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? मतलब मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ आपको वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड इज ग्रेटर देन H2O लिक्विड। अब इस वाले की वॉल्यूम ज़्यादा होगी और इस वाले की वॉल्यूम कम होगी। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि सॉलिड की वॉल्यूम कम होती है, बात सच है। लेकिन आप इस केस को तो देखो कि वाटर का केस दे रखा आपको, H2O की जो सॉलिड फॉर्म है मतलब आइस की फॉर्म में है, तो उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, ज़्यादा, और इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, कम। तो इनिशियल वॉल्यूम हम क्या लेके चलते हैं, V1 लेके चलते हैं। फाइनल वॉल्यूम क्या लेके चलते हैं, V2 लेके चलते हैं। अब मुझे बताओ H2O सॉलिड की वॉल्यूम कितनी लिया आपने, V1। V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या आ रही है बेटा, कम आ रही है। फाइनल वॉल्यूम क्या आ रही है, कम आ रही है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना, बस सिंपल सी चीज़ है। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है।
तो वहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है। बर्फ़ की वॉल्यूम, आइस की वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट होता है कि आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, उसकी डेंसिटी कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो V2 इज लेस देन V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम अपने पास क्या आ गई है, कम आ गई है। तो जो डेल्टा V की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आने वाली है, डेल्टा V नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा V नेगेटिव हो गया तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सारे जो पॉसिबल वर्क की कैलकुलेशन के थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, आराम से देख लीजिए इनको। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया आपने एक बार मैं, क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं, एंथैल्पी है, एक रिलेशन है और एक क्वेश्चन है, 2 स्लाइड और बची हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ लिया आपने। देखो पीवी वर्क, ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ से क्या आता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेगेटिव वाला। ठीक है, एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव है, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव है, ये यूनिट्स हैं हीट और वर्क की कुछ। उसके बाद ये न्यूमेरिकल किया, और ये न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऑटोमेटिक वर्क डन जैसा आएगा, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए वो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपने कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, सारे प्रोसेसेस दोबारा से रिवाइज करवा दिए हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक, साइक्लिक। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क कैलकुलेशन, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, पी एक्सटर्नल दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो P2 के बराबर पुट करोगे आप। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस में इसको थोड़ा सा एक बार आराम से, ठीक है, सोल्व करना, एक बार रफ कॉपी में आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस का तो सिंपल सा था। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आराम से देखना है इसको कि इसमें वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन एरिया इनक्लोज के बराबर होता है, मतलब जो भी ग्राफ आपको दे रखा है, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ठीक है, ऐसा आपको दिया मिलेगा, तो उसके अंदर क्या है कि आपको एरिया का फॉर्मूला आता है। नॉर्मली मैथमेटिक्स का जो रिलेशन आपने पढ़े हैं वहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके आप आराम से एरिया निकाल सकोगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो लूप है वो क्लॉकवाइज दे रखा है या एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। अगर क्लॉकवाइज दे रखा है तो वो वर्क डन नेगेटिव करना है आपने, और एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो वर्क डन आपने पॉजिटिव करना है। ठीक है, इसके बाद ओपन कंटेनर, यहाँ से ये रिलेशन आई है डेल्टा एन जी वाली, डेल्टा एन जी का आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो डेल्टा एन जी को आराम से देखना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। उसके बाद केमिकल प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैलकुलेट नहीं करवाते, वर्क डन का साइन पूछते हैं, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो वो आप डेल्टा वी से निकाल सकते हो। डेल्टा वी यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके अंदर ये सारे हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी भी एक और स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन है, ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। एक तो रिलेशन है एंथैल्पी की, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, पहला पॉइंट H यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी। वही केस यहाँ आता है जो इंटरनल एनर्जी के लिए अपने पास आया था U के लिए, कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, चेंज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है। इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंथैल्पी भी क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है। H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, और यहां से अगर मैं डेल्टा H की वैल्यू निकालूं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों में से एक चीज भी कांस्टेंट हो जाती है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल होते हैं यहां पे। ठीक है, यहां तक। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी।
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। कुछ ऐसा ऐसा सा पहले भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था इसको याद दिलाऊं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी पढ़ाया था मैंने अभी अभी। मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। डेल्टा एच जो है वो क्यू पी के बराबर है। मतलब अगर आप किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एनर्जी में जो चेंज आया वो डेल्टा एच के बराबर मिलेगा आपको, एंथैल्पी चेंज के बराबर। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप किसी को हीट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे जो चेंज आएगा उसकी एनर्जी का वो किसके बराबर मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखना। डेल्टा एच जो है वो क्यू पी के बराबर होगा और डेल्टा यू जो है वो क्यू वी के बराबर होगा। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक ये स्टेट फंक्शन है, तो तीसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यही है कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है। तो डेल्टा एच जो है वो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट से कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा एच इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्या होता है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो इसमें एक चीज तो रह गई, उसकी जगह नहीं है। अगले पेज पे क्या है, न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पहले ये इसको हटाओ यहाँ से। इस रिलेशन को फिर अगले पेज पे कर लेंगे हम, एम आई स्टार। एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, ध्यान से देखना। पहला ये अभी अभी जो रिलेशन आपने पढ़ी है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी आया है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम में से एक चीज वेरी करती है, एक कांस्टेंट रहती है, तो क्या करेंगे हम। पहला केस मैं मान रहा हूं, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये रिलेशन जो है ये मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, देखो प्रेशर कांस्टेंट और प्रेशर को बाहर रख लो और चेंज इन वॉल्यूम लो, पी डेल्टा वी। ये रिलेशन ऐसे हो जाएगी। दूसरा जो केस है, सेकंड जो केस है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये रिलेशन कैसे हो जाएगी। आप अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को बाहर रख लोगे, डेल्टा पी प्रेशर चेंज हो रहा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम बाहर हो गई, डेल्टा पी। जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अपने को रिलेशन वो ये होती है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि नॉर्मली जो भी रिएक्शंस आप करवाते हो वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होती हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में होती है, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज होती है। और अभी तक भी जितना आपने अगर अच्छे से नोट किया है, कुछ पढ़ा है, तो जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बाहर से तो वॉल्यूम के अंदर चेंज होती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, मतलब वॉल्यूम को आप ज़्यादा प्रीफरेंस देते हो, वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा चेंजेज आते हैं। क्या यहाँ तक ठीक है, एक बार आराम से देख लीजिए। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई थी ना, तो क्या थी वो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के बीच में एक रिलेशन है, छोटा सा है, 1 सेकंड का। जो अभी आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। आप कहोगे सर डेल्टा एच भी आ रहा है इसमें, डेल्टा यू भी आ रहा है, रिलेशन तो यहीं पे हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जो डेल्टा पीवी है या पीवी है उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे। ठीक है, डेल्टा पीवी वाला जो रिलेशन है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखोगे। किसकी टर्म में लिखोगे, आप आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके लिखोगे। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, और अगर मैं चेंज निकालूंगा यहां से तो डेल्टा पीवी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एनजीआरटी के बराबर। अभी अभी ये रिलेशन हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले।
लेकिन वहां पे जो प्रेशर था वो पी एक्सटर्नल था। वो पी एक्सटर्नल कितना ले रखा था आपने, 1 atm ले रखा था, तो पी को हमने हटा दिया था। डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो डेल्टा एनजीआरटी के बराबर निकाली थी, देख लीजिए एक बार आराम से, ये रहा। वहां पर भी तो ऐसे किया था, पीवी इज इक्वल्स टू डेल्टा एनआरटी, प्रेशर सॉरी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी था, तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो कितना था अपने पास, 1 atm था, तो इसको हटा दिया था, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई थी, डेल्टा एनजीआरटी। वहां पे जो प्रेशर है वो 1 atm नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू रहेगी और वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एनजीआरटी के बराबर। देख लीजिए एक बार आराम से, मैंने कहा था डेल्टा एनजी आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर अपने पास रहेगा, तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा NGRT के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन आपने यहाँ अप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं हम, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा V की जगह पे या P डेल्टा V की जगह पे कंप्लीट वहाँ से उठा के रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा बार यूज की जाती है, और इससे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। अब 3 केसेस पढ़ेंगे यहाँ पे हम। केस फर्स्ट, बिल्कुल आराम आराम से, इफ डेल्टा NG ग्रेटर देन 0। केस सेकंड, इफ डेल्टा NG लेस देन 0, और केस थर्ड, इफ डेल्टा NG इज इक्वल्स टू 0। ये 3 केस है। अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, और 0 के ही बराबर है, तो पहले तो 0 वाला केस देख लो, थर्ड केस पहले देख लो। देखो डेल्टा NG इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करूंगा तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U आ जाएगा। देन तो तीसरे केस के सामने लिख रहा हूं मैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U। आराम से देख लीजिए, अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 है तो डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू दोनों की बराबर आएगी। पहला तो ये हो गया। सेकंड केस देखो, डेल्टा NG इज लेस देन 0, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो डेल्टा U में से कुछ कम करके निकाल रहे हो, तो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। और अगर डेल्टा NG की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये कंप्लीट पॉजिटिव रहेगी, तो इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, किसमें, डेल्टा U में कुछ ऐड, मान लो डेल्टा U 10 है, उसकी वैल्यू 2 आई, तो 5 और 10 है और 2 आई, 10 और 2 12 हो गया मान लो, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 12, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा U से बड़ा हो जाएगा। तो तीसरा जो केस है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। ये 3 केसेज है, एक बार आराम से इन तीनों केसेज को देखो आप, क्या बढ़ाया है मैंने, डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो कंप्लीट जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि R और T तो नेगेटिव रहेंगे ही नहीं कभी। तो डेल्टा U में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, डेल्टा U में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, मान लो ये वैल्यू इसकी 10 थी और कुछ ऐड हो रहा है, मान लो 5 ऐड हो रहा है, तो ये तो 10 है और इसमें 5 ऐड हुआ, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15, और 15 किसके बराबर आएगा, डेल्टा H के बराबर, मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। अगर डेल्टा U में से कोई चीज़ माइनस कर दी आपने तो डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, और अगर डेल्टा NG 0 है तो कंप्लीट टर्म 0 हो गई, डेल्टा U में 0 ऐड करोगे डेल्टा U ही रहेगा, डेल्टा U और डेल्टा H दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आराम से देखो, और ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है आपके में। डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U4, मतलब ये 4 रिएक्शन मैंने आपको दे दी, और इन चारों के लिए आपने क्या बताना है, डेल्टा H किस में कम है डेल्टा U से। तो आपने कुछ नहीं करना, चारों केसेस के लिए आप डेल्टा NG की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, व्हेन डेल्टा NG इज लेस देन 0 देन डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। अभी पढ़ा के आया हूं, चारों केसेस में जहां पर डेल्टा NG लेस देन 0 आ जाएगा वहीं पे डेल्टा H लेस देन डेल्टा U हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, ये वाला केस है,
जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 आ जाएगा तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, सारों के लिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ। डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे आप। डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्या बताया था? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट करना है आपने। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट करना है आपने। ठीक है ना? तो यहाँ से एक और एक 2 -1, तो कितने आ जाएंगे? 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो इसका कोई काम नहीं। सेकेंड केस में देखिए, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? ये भी सॉलिड है और ये गैस है, तो इधर 1 है, 1 माइनस, इधर देखो ये सॉलिड है तो ये 0 आएगा। या तो 1 ही लिख दो खाली, या इसमें से 1 - 0 करोगे, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड कोई गैस है नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट करना है। तो 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालोगे, देखिए इधर ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो एक और एक 2 हो गए, माइनस इधर ये भी गैस, ये भी गैस, 3 और 1 4 हो गए। तो इसका आंसर क्या आ गया? -2, जो कि नेगेटिव आ गया, जो कि लेस देन 0 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। एक बार डी को भी चेक कर लेंगे हम। डी के लिए भी डेल्टा एन जी निकाल लीजिए। डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 3 और 1 4, माइनस उधर भी गैस है 2 इज इक्वल्स टू 2, जो कि पॉजिटिव है। आराम से देख लीजिए। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर हो गया है। जितने भी टॉपिक बचे हुए थे मैंने वो कवर करवा दिए हैं। अच्छे से लेक्चर को देखना, और आपने पूरा लेक्चर देख लिया है तो आपके लिए थैंक यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इसको।